मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड एज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अब ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करना ज़रूरी है, उनके बारे में समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करना एकदम सही है। तो गाइज़, ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है जो ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन जिनको ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, या फिर जो भी नॉलेज है वो सिर्फ सुन के नॉलेज है कि हाँ चलो बाय करना है कॉल को अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, और बाय करना है पुट को अगर मार्केट नीचे जा रहा है। तो गाइज़, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा इसको। जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, जिनको बिल्कुल भी बेसिक्स पता नहीं है उनके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, और जिनको बेसिक्स पता है तो उनके लिए स्टार्टिंग के कुछ पीरियड जो रहेंगे, शायद कुछ मिनट्स रहेंगे, वो शायद से थोड़े बहुत रिविजन टाइप मिनट्स रहेंगे या थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, या क्या पता शायद उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है। सो लेट अस बिगिन विथ इट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या चीज़? ठीक है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ऑप्शन को खरीदने वाले इंसान के पास एक राइट दे देता है कि भाई उस इंसान को, उसने जो एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड की है जिसको आप स्ट्राइक प्राइस बोलते हो, वो स्ट्राइक प्राइस के पास तक पहुंचेगा तो वो उसको सेल भी कर सकता है, बाय भी कर सकता है। राइट दे देता है, ऑब्लिगेशन नहीं देता। ठीक है, अब जैसे कि आप कुछ टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। देखो गाइस, कॉल ऑप्शन इंसान बाय कब करता है? कॉल ऑप्शन इंसान बाय तब करता है जब उसे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अभी फॉर एग्जांपल, अभी करंटली निफ्टी जो है, निफ्टी का प्राइस चल रहा है 9154। ओके, अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि निफ्टी 9154 रुपीज़ से नीचे की तरफ जाएगा, तो वो क्या कर सकता है? वो पुट ऑप्शन खरीद सकता है। अब अगर उसको ऐसा लगता है कि ये नीचे जाएगा 9000 रुपीज़ पे, देखो ये उसको लग रहा है कि वो नीचे कहाँ तक जा सकता है, वो नीचे जा सकता है 9000 रुपीज़ तक, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगी? उसकी स्ट्राइक प्राइस रहेगी 9000 रुपीज़। ओके, तो वो 9000 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय करेगा। और अगर किसी को लगता है कि मार्केट प्राइस जो है निफ्टी अभी 9154 पे जो बैठा है वो वहाँ से ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल मार्केट जाने वाला 9300 पे, ऐसा उसको लगता है, सो व्हाट दैट पर्सन कैन डू, वो बाय कर सकता है 9300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो दोनों ऑप्शंस हो गए जिसमें मैंने बात किया कि अगर पुट बाय करना है तो 9000 का पुट बाय कर सकता है, और कॉल बाय करना है तो फिर 9300 का कॉल बाय कर सकता है। इनको आप बोलोगे ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस या फिर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। अब ये आउट ऑफ द मनी क्यों हो गया? अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी करंटली जो मार्केट में प्राइस चल रहा है दैट इज़ 9154, ये जो प्राइस है, ये प्राइस को हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, और आप जिस प्राइस पे अज्यूम कर रहे हो वो आपका टारगेटेड प्राइस है, उस प्राइस को आप कहते हो स्ट्राइक प्राइस। अब मान के चलते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस किया, निफ्टी इज़ करंटली एट 9154, आपको लगता है कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अप टू 9000 रुपीज़, तो आपने स्ट्राइक प्राइस रखी है 9000। तो जब आपने स्ट्राइक प्राइस 9000 कंसिडर की है, तो अभी तक तो उस प्राइस तक पहुंचा नहीं है और आपका नज़रिया मार्केट की तरफ डाउन ट्रेंड है। तो जब तक आप उस रेंज में नहीं आते कि मार्केट नीचे जा रहा है और निफ्टी का अभी करंट प्राइस, जिसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं, वो उस पर्टिकुलर रेंज में है, तब तक आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी हो जाती है। जैसे ही निफ्टी नीचे जाके 8950 पे भी पहुंच जाता है, तो आपका जो 9000 का स्ट्राइक प्राइस था वो अब एक्सरसाइज हो जाएगा, वो अब इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। मतलब आपने जो अजम्पशन किया था वो एकदम सही निकल गया,
तो आपको अब इसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट एंड आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। अब गाइज ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने शायद से सुनी रहेंगी, शायद से आपको ये सारी चीज़ें पता है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जो अभी करंटली प्राइस चल रही है वो हो गया एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 9150 ये हो गया एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या चल रही है निफ्टी की, 9154। अब जिन लोगों को ये सारी बातें समझने के पहले ये जान के लेना ज़रूरी लगता है कि ऑप्शंस आर बेसिकली व्हाट, या फिर ऑप्शंस का फंडा कैसे काम करता है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शंस का फंडा और इंश्योरेंस कंपनीज का फंडा एकदम सेम है। तो हम लोग चलो ये देख लेते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंश्योरेंस के साथ सिमिलर कैसे। अब देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी रहे, आप टर्म प्लान की बात करो, टर्म इंश्योरेंस की बात करो, जहाँ पे आपके डेथ के बाद ही आपकी फैमिली को सिक्योरिटी का पैसा मिलेगा। अब कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एक इंसान है जिसने 1 करोड़ का पॉलिसी निकाला, और जब उसने ये 1 करोड़ का पॉलिसी निकाला उसका टाइम पीरियड था इंश्योरेंस का 60 ईयर्स। ठीक है, मतलब 60 साल की एज तक वो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते जाएगा। ओके, और उससे ज़्यादा वो पैसा नहीं देगा। लेकिन 60 साल की एज के पहले अगर उस इंसान की बाय एनी कॉज डेथ हो जाती है, ठीक है, फॉर एनी रीज़न डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद उस इंसान को एक 1 CR का अमाउंट उसकी फैमिली को मिलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज एन टर्म इंश्योरेंस। ओके, अब ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से चलते हैं। 60 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस है, मतलब 60 ईयर्स का एक्सपायरी है। अगर वो इंसान 60 ईयर्स की एज तक जीता है तो वो हर साल, मतलब मान के चलते हैं, मैं मेरी ही बात करता हूँ, आई एम 27 ईयर्स ऑफ एज, मैं 1 CR का अगर टर्म इंश्योरेंस लेने जाता हूँ तो मुझे उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा नियर अराउंड 36,000 पर ईयर। ठीक है, अब ये जो 36,000 पर ईयर मैं इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, मतलब प्रीमियम पे कर रहा हूँ, दिस इज प्रीमियम, अ स्मॉल अमाउंट, ये मैं कब तक पे करूँगा, मैं इसके बाद 33 ईयर्स तक पे करूँगा, मतलब 60 ईयर्स की एज तक पे करूँगा। अगर मैं 60 ईयर्स की एज के पहले मतलब इफ़ आई डाई बिफोर दैट पर्टिकुलर एज, तो मेरी फैमिली को 1 CR मिलेगा। और अगर मैं उसके बाद तक ज़िंदा रहता हूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो मैंने 36,000 पर ईयर डाला है 33 ईयर्स के लिए, वो सारा का सारा पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा हो जाएगा। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा हो जाएगा तो इसमें मेरा नुकसान भी है और मेरा फ़ायदा भी है। अगर डेथ हो जाती है पहले तो मेरे फैमिली के लिए फ़ायदा करके जा रहा हूँ, पर अगर नहीं होती है तो मेरा टोटली नुकसान है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से काम करते हैं। आप एक प्रीमियम पे करते हो अज्यूम करके कि इन फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी। अगर वो कॉस्ट आपको मिल जाती है तो फिर ठीक है, चलो मान के चले वो कॉस्ट आपको मिल गई तो आप बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर वो कॉस्ट आपको नहीं मिलती है तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है वो आपका लॉस हो सकता है, दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा आदमी है, वो भी अपने फैमिली को इंश्योर करना चाहता है 1 CR के लिए, लेकिन वो जब अप्लाई कर रहा है टर्म इंश्योरेंस के लिए तब उसकी एज है 50 ईयर्स। अभी देखो, मेरी एज है 27 ईयर्स, ओके, और सामने वाले इंसान की एज है 50 ईयर्स। तो जब 50 ईयर्स में वो अप्लाई करने जाता है तो वहाँ पे उसको मिनिमम प्रीमियम जो पे करना पड़ेगा दैट विल बी 1.2 लाख पर ईयर। मतलब देखो, मैं 36,000 पर ईयर पे कर रहा हूँ, वो आदमी 1.2 लाख पर ईयर पे कर रहा है। अब ये क्या हो गया, देखो 60 साल के नज़दीक में वो पहुंचा, जब वो 60 साल के नज़दीक पहुंचा तो उसका प्रीमियम बढ़ गया। ऑप्शन में भी यही होता है, जब आपका करंट ATM जो चल रहा है एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जिसको आप स्पॉट प्राइस बोलते हो, जब वो स्पॉट प्राइस के नज़दीक वाला आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो तो आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ जाता है, और जब दूर वाला स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ करते हो तो आपका प्रीमियम जो है वो कम रहता है। ठीक है, अब
यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेडर्स जनरली रिफर करते हैं डेल्टा, गैमा, वेगा एंड थीटा, जिनको हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। अब ऑप्शन ग्रीक्स जो है ये आपको सिर्फ एक तरीके का इंडिकेशन देता है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम प्राइस है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं बाय करने के बाद। ठीक है, ये आपको इंडिकेशन देता है कि ऑप्शन के प्रीमियम प्राइस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ग्रीक्स प्राइस क्या होगी प्रीमियम की ये नहीं बताता। ग्रीक्स जो है, ऑप्शन ग्रीक जो है, ये सिर्फ आपको एक अंदाज़ा दे सकता है कि प्राइस वेरी कैसे होगी या प्राइस के अंदर चेंजेस कैसे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे होती है। ऑप्शन की प्राइसिंग होती है, उसमें बड़े बड़े इसमें समझ के लेंगे एक लार्जर कॉन्सेप्ट पे, एकदम ज़्यादा डिटेल में जाके इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, लार्जर कॉन्सेप्ट में समझ के लेते हैं कि ऑप्शन की प्राइस जो है ये दो फैक्टर्स डिसाइड करती है या दो प्राइजेस रहते हैं जिनकी वजह से पूरा ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस बनता है। फर्स्ट जो उसमें है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। नाउ व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू दो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग कहते हैं उसको इंट्रिंसिक वैल्यू। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू में सबसे पहला आता है टाइम टू मैच्योरिटी, मतलब टाइम टू एक्सपायरी। दूसरा आता है फैक्टर वोलेटिलिटी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो मार्केट करंटली वोलेटाइल चल रहा है, प्रीमियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल डेज में प्रीमियम के प्राइसेस इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं होता। और तीसरा जो पार्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वोलेटिलिटी और टाइम टू मैच्योरिटी। सो लेट अस मूव अहेड। अब इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक हो गया स्ट्राइक प्राइस और दूसरा हो गया स्पॉट प्राइस। हमने इसके पहले ही डिस्कस कर लिया। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस विच यू डिसाइड, ये आपका टारगेटेड प्राइस है कि भाई इसके अंदर आ गया तो आपको प्रॉफिट है, इसके अंदर नहीं आया तो आपको लॉस है। और स्पॉट प्राइस जो करंटली मार्केट का प्राइस चल रहा है वो। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग है। मतलब कॉल ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और पुट ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट करके ले लेना चाहिए। तो दैट इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला फॉर कॉल ऑप्शन इज स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता दूं, करंटली निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, दैट स्पॉट प्राइस इज 9150, सॉरी, वो स्पॉट प्राइस करंटली जो चल रहा है दैट इज 9154, और आप चाहते हो कॉल ऑप्शन जो आपका चल रहा था वो कॉल ऑप्शन था 9000 रुपीज़ का। मतलब जब निफ्टी 9000 के आसपास था तभी आपने बोल दिया था कि निफ्टी 9000 के ऊपर जाएगा। जब निफ्टी आपकी प्राइस के हिसाब से, आप कॉल क्या चाहते हो? कॉल मतलब क्या है? अप ट्रेंड जाना चाहिए। तो निफ्टी आपकी प्राइस के ऊपर से ऊपर गया है, तो जब प्राइस के ऊपर गया है तो आपका ये 154 रुपीज़ ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, आपने स्ट्राइक प्राइस रखी थी 9000 की, निफ्टी जा चुका है 9154 पे, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब मान के चलो जब अभी ये जो आपने बाय किया था ना स्ट्राइक प्राइस, ये हो गया इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने आउट ऑफ द मनी समझाया था, अभी इन द मनी समझ गए कि अब जब आपकी प्राइस के ऊपर मार्केट जा चुका है, ठीक है, आप कॉल खरीदे थे, आपके प्राइस के ऊपर मार्केट जा चुका है, तो आपका अभी प्रॉफिट चालू हो चुका है, मीन्स यू आर इन द मनी। ठीक है, अब सेम चीज़ पुट ऑप्शन के लिए देखेंगे। मार्केट जब पहुंच गया था 9300 9400 के आसपास, तब आपने सोचा था कि नहीं, निफ्टी जो है वो नीचे गिरेगा। और कितना नीचे गिरेगा? तो आप बोल रहे थे कि 9200 से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो 9200 के नीचे ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया।
और अभी करंटली मार्केट में प्राइस चल रहा है 9154। तो आपका 9200 क्या हो गया, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है दैट प्रॉफिट इज ऑफ 46 रुपीज। यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट बन रहा है कॉल के टाइम पे वो प्रॉफिट बन रहा है ऑफ 154 रुपीज। ठीक है, आई गेस अभी यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जब आपका ये स्पॉट प्राइस, ठीक है, आपके स्ट्राइक प्राइस के अंदर आ जाएगा तो आप प्रॉफिट में हो जाओगे। ठीक है, मतलब पुट ऑप्शन के हिसाब से ये आपके स्ट्राइक प्राइस के अंदर आ गया, 9200 के अंदर आ गया, और यहाँ पे देखने जाएंगे तो आपकी स्ट्राइक प्राइस 9000 थी, आप मार्केट की तरफ बुलिश थे, तो ये आपके प्राइस के अंदर आ गया, तो आपको इतना फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे इतना फ़ायदा हो रहा है। गेटिंग इट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे हाउ टू डिसाइड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला फॉर कॉल ऑप्शन स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, फॉर पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ समझने की और आती है कि भाई अगर ये ऐसा है तो क्या निफ्टी का वैल्यू अगर ऊपर गया या नीचे गया या फिर मेरा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, तो जितना एक एक रुपया बढ़ते जाएगा उतना क्या मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ते जाएगा, उतना क्या मेरा प्रीमियम का प्राइस बढ़ते जाएगा, क्या मुझे उतना प्रॉफिट होगा? तो गाइज ऐसा नहीं है। अब ये हो गए प्रीमियम प्राइस को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द फैक्टर्स लाइक टाइम वैल्यू और ये ग्रीक्स के बारे में। सो गाइज लेट अस कंटिन्यू। ऑप्शन ग्रीक्स कैसे काम करते हैं? देखो, ऑप्शन ग्रीक्स है तो टोटल 5, लेकिन उसमें से 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 ऑप्शन ग्रीक कौन से? डेल्टा, गैमा, वेगा, थीटा, ये 4 है, और रो विच इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रो को हम लोग फिलहाल देखेंगे नहीं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन टोटली अलग चलता है, तो यहाँ पे उस कैलकुलेशन के डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। थीटा इन द सेंस टाइम डीके। देख लो गाइज, एक चीज़ समझ के ले लो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ऑप्शन सेलर की भी जिम्मेदारी आती है। अब मान के चलो एक 50 साल का आदमी है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और वो बोल रहा है कि मैं 60 साल के कवरेज तक का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे उसकी एक्सपायरी के लिए, मतलब 60 ईयर्स पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वो इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म होने वाली है, तो एक्सपायरी कितनी हो गई? सिर्फ 10 साल हो गई। ठीक है, तो इंश्योरेंस देने वाला भी उसमें क्या करेगा ना, बहुत इजीली इंश्योरेंस दे देगा। क्यों? दो बातें हैं, उसको प्रीमियम एक तो ज़्यादा लगेगा क्योंकि 50 साल की एज में लेने जा रहा है, और दूसरी बात उसमें वो हेल्दी होने की वजह से, वो एकदम फिट होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान 10 साल की एज तो आराम से जी लेगा, इसको कोई डेथ का इशू नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस वो सुसाइड नहीं करता, पर उसको कोई डेथ का इशू नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पे टाइम डीके जो है बहुत क्विक है। वो क्विक होने के वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी उसको ईजीली पैसा दे देती है क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके बहुत फास्ट है। ठीक है, अब अगर यही चीज़ 27 साल की एज वाला करने जाएगा तो उसका टाइम डीके बहुत स्लो चल रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी को डर लगता है। इन द सेंस इंश्योरेंस कंपनी हो जाती है ऑप्शन सेलर, ठीक है, और खरीदने वाला या फिर इंश्योरेंस लेने वाला हो जाता है ऑप्शन का बायर। तो थीटा जितना ज़्यादा, मतलब टाइम डीके जितना ज़्यादा, उतना किसका फ़ायदा हो गया? उतना सेलर्स के लिए अच्छा है, और टाइम डीके जितना कम उतना बायर्स के लिए अच्छा है। ठीक है, इन सेंस एक अलग तरीके से बोलूँ तो थीटा जितना ज़्यादा उतना सेलर्स के लिए अच्छा, और जितना ज़्यादा थीटा उतना बायर्स के लिए नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझने के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट वेगा। वेगा और वोलेटिलिटी दोनों सेम चलता है। अब वेगा और वोलेटिलिटी को मैं आपको चार्ट्स के ऊपर या फिर एक प्लेटफॉर्म है सेंसिबल, मैं उसके ऊपर आपको अच्छे से समझा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट वेगा। डेल्टा क्या है? डेल्टा
इज डिपेंडेंट अपॉन स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस, बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू तो बता दिए, डेल्टा का क्या काम है, देख लेते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। ठीक है, डेल्टा होता क्या है? डेल्टा इज चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ 1 रुपी मूवमेंट इन अंडरलाइंग फ्यूचर। समझ के ले लो, डेल्टा क्या है? चेंज इन द ऑप्शन प्राइस विथ 1 रुपी मूवमेंट इन द अंडरलाइंग फ्यूचर। फिर से अभी हिंदी में समझा देता हूं कि भाई ऑप्शन का प्राइस, जैसे हमने देखा इंट्रिंसिक वैल्यू हमने चेक किया था कि 154 रुपीज वहां पे प्रॉफिट हो रहा था बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, पर वो 154 रुपीज प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रीमियम 154 रुपीज से बढ़ गया। वो 154 से नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही बढ़ेगा जितना डेल्टा आपको बता रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 154 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, लेकिन डेल्टा जो है वो 0.5 है, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की जाएगी, डेल्टा इंटू 154, मतलब डेल्टा की प्राइस 0.5 इंटू 154, मतलब आपका प्रीमियम जो बढ़ेगा दैट विल बी ओनली 77 रुपीज। मतलब मान के चलते हैं कि अभी करंटली प्रीमियम चल रहा था 200 रुपीज का, ठीक है, और मार्केट 154 रुपीज से स्पॉट प्राइस के अंदर चेंज आ गया, तो चेंज आ गया तो आप में 154 रुपीज बढ़ना चाहिए था प्रीमियम में, मीन्स एज पर यू प्रीमियम क्या हो जाना चाहिए था? 200 प्लस 154। लेकिन वैसा नहीं होता, प्रीमियम बढ़ जाता है ओनली बाय 77 रुपीज, क्योंकि आपका डेल्टा कितना है? 0.5 है। तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, 200 का प्रीमियम चल रहा है, प्राइस में चेंजेस हो गए 154, ठीक है, तो आपके हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज होके होना चाहिए था 354, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपका डेल्टा का जो कॉस्ट है, वो डेल्टा का कॉस्ट क्या है? डेल्टा इज एट 0.5, तो 154 इज द टोटल चेंज मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो टोटल आंसर आ गया इसका 77। तो आपका प्रीमियम जो बढ़ेगा दैट विल बी इंक्रीज बाय ओनली 77 रुपीज, सो योर टोटल प्रीमियम विल बिकम 277। ठीक है, अब ये कब ऐसा होगा? अगर बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो। बाकी कुछ भी मतलब क्या? सिर्फ क्या डेल्टा एक अकेला फैक्टर हुआ क्या? नहीं, बाकी सारे फैक्टर्स भी है, वेगा है, थीटा है, रो है, ये सारे फैक्टर्स में अगर चेंजेस नहीं हुए तो आपके 77 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, आपको 77 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैमा नाम का एक और फैक्टर आता है। अब गैमा नाम का एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमा क्या बताता है? आपका डेल्टा कितने टाइम से बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा, ये डिटरमाइन करता है गैमा। मतलब गैमा का वैसे खुद का कुछ अलग से काम नहीं है, वो डेल्टा के साथ एसोसिएटेड है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि आपको दो बाइक्स पता है। एक बाइक है डोमिनार 400, ठीक है, 400 सीसी की बाइक है, और दूसरी है लेट अस कंसिडर डिस्कवर 100 सीसी। अब ये 100 सीसी की बाइक है। अब ये दोनों बाइक्स जब स्पीड पकड़ेंगी, चलो दोनों बाइक 60 की स्पीड पकड़ सकती है मान के चलते हैं, तो 60 की स्पीड पकड़ सकती है, ये हो गया डेल्टा, दैट इज स्पीड। लेकिन एक्सेलरेशन कितना जाएगा? अभी 400 सीसी की बाइक है, 60 की स्पीड शायद से 2 मिनट के अंदर पकड़ लेगी, और 100 सीसी की बाइक है, वो 60 की स्पीड पकड़ने के लिए शायद 10 मिनट लगाएगी। तो ये 2 मिनट और 10 मिनट का फर्क क्यों आ गया? वो फर्क आ गया बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। सो गैमा इज नथिंग एल्स बट द एक्सेलरेशन एंड डेल्टा इज नथिंग एल्स बट द स्पीड। आई गेस आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। सो लेट अस मूव अहेड विद द थिंग। थीटा क्या होता है? थीटा जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, इट इज प्राइस डीके टाइम डीके। अब थीटा अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? हर दिन के साथ साथ आप उतना पैसा बढ़ाते जाओगे, आपका उतना पैसा बनेगा, ठीक है। और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? आपका टाइम जैसे ही घटेगा उतना आपका पैसा घटेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। थीटा क्या हो गया? थीटा इज टाइम डीके, तो एक प्राइस के साथ एसोसिएटेड है। मतलब हर दिन इतना इतना रुपया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया ये थीटा का प्राइस है,
तो अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में है तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उतना आपको पैसा मिलते जाएगा, 100 रुपया मिलते जाएगा। और थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका पैसा कम होते जाएगा। इन शॉर्ट, सेलर्स के लिए थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बायर्स के लिए थीटा विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने सेल किया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम कम होते जाएगा मुझे उतना पैसा मिलते जाएगा, तो फिर ये क्या हो गया, ये सेलर्स के लिए अच्छी चीज़ होती है थीटा, और बायर्स के लिए ये बुरी चीज़ होती है। लेट अस मूव अहेड। वेगा क्या होता है? वेगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, या फिर जिसको हम लोग आईवी करके भी पहचानते हैं, वो आईवी से वेगा का बहुत अच्छा खासा रिलेशन है, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे? तो अगर आप 1% भी वेगा में वोलेटिलिटी में चेंज करते हो तो जितना भी वेगा रहेगा उतना उसमें बढ़ेगा, और अगर आप 1% भी वोलेटिलिटी कम कर देते हो तो जितना भी वेगा रहेगा उतना वो घटेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीख के लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो आपको बस सिंपल सा काम करना है, आपको टाइप करना है सेंसिबल। अब यहाँ पे देख लो, आपको सारे के सारे ऑप्शन ग्रीक्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस। तो आप सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे गए, आपके जो भी ब्रोकर है उसके साथ आपने लॉगिन कर दिया। जैसे मेरा ज़ेरोदा ये ब्रोकर है तो मैं ज़ेरोदा के साथ लॉगिन कर दूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग को सिर्फ सीख के लेना है कि प्राइस कैलकुलेशन कैसे हुआ। अब मान के चलते हैं हम निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। सो निफ्टी एक्सपायरी 30 अप्रैल की रखता हूँ, करंटली जो आने वाला वीक है उसकी एक्सपायरी रख देते हैं। ये हो गया एटीएम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मार्केट का, मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मार्केट का प्राइस जो है नीचे गिरेगा। हम लोग पुट की स्ट्राइक जो है वो 9000 रखेंगे, और आपका जो टारगेटेड प्राइस है मैं कंसिडर करता हूँ कि टारगेटेड प्राइस 8950 हो गया। डेट, चलो एक्सपायरी के दिन पे ही ऐसा हो रहा है और 2:15 ऐसा हो रहा है, तो ये मेरा टारगेटेड डेट है। अब यहाँ पे गाइज आपको कुछ दिख रहा है फैक्टर्स, यहाँ पे देखो एक्सपायरी के लिए कितने दिन बचे हैं। तो अपने पास अभी 5 दिन बचे हैं, आज 26 तारीख है, एक्सपायरी के लिए 5 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। करंटली जो इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ये 9000 की स्ट्राइक पे जो प्राइस चल रहा है पुट के लिए, दैट इज 155 रुपीज़। देखो ये प्लेटफॉर्म आपको बता देता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका अंदाज़ा ये है कि 9000 रुपीज़ आपका स्ट्राइक प्राइस है, तो दिस प्लेटफॉर्म टेल्स यू एवरीथिंग। यहाँ पे आपको आईवी बताया जा रहा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितनी है, तो 34.29 है। आपका करंट प्राइस कितना है, तो करंट प्राइस 155.90 है, और यहाँ पे 105.90 है, ये करंट प्राइस है, ठीक है। सॉरी, ये आपका एक्सपेक्टेड प्राइस है कि इतने प्राइस तक ये जाएगा। सॉरी, करंट प्राइस जो है ये प्रीमियम का, ये कॉल के लिए चल रहा है 245, और पुट के लिए चल रहा है 95 रुपीज़, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी बता देता है। अब लेट अस कंसिडर दिस पार्ट और ग्रीक्स देख लेते हैं। अब देखो गाइस, कुछ मैं आपको बता रहा था, वेगा और आईवी का इंपॉर्टेंस देख लो। अब वेगा देखो यहाँ पे कितना है, 4.3 रुपीज़, ओके, दिस इज वेगा। अब आपकी पुट की वैल्यू आप देख सकते हो करंटली क्या चल रही है, 4541। मैं अगर यहाँ पे 1% भी बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 819। अब ये 819 कैसे हुआ? ये 819 होने के पीछे इतना वेगा भी बढ़ गया, आपका ये डेल्टा इम्प्रूव हो गया, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। अब इसको हम लोग पर लॉट कंसिडर करेंगे तो अपने को अच्छे से समझेगा। अब पर लॉट वेगा कितना चेंज हो रहा है, 324.4 रुपीज़ चेंज हो रहा है। ये देख लो 4819 है, रीसेट करता हूँ इसको मैं, क्या है प्राइस यहाँ पे, 4541। अब 4541 में अगर 320 रुपीज़ बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा गाइस, ये देख लो 320 रुपीज़ बढ़ गया। अब यहाँ पे वेगा, ये नॉर्मल कर दिया मैंने वापस से, 324 अगर बाइंग के इसमें बढ़ रहा है
तो कॉलिंग के इसमें सेल कॉल किया है उसमें घट रहा है, ये देखो ये माइनस है, ठीक है। तो ये देख लो 10,433, ये 4,541, मैं 1% बढ़ा रहा हूँ, ये कम हो गया 300 रुपये से, ये बढ़ गया 300 रुपये से। अब इसको मैं 1% घटा रहा हूँ, तो ये बढ़ गया 300 रुपये से, ये घट गया 300 रुपये से। तो आपका यहाँ पे चेंजेस आपको दिख के आ रहे हैं, ठीक है। अब डेल्टा देख लो गाइस, डेल्टा पर लॉट अगर दिन भर दिन 1 रुपया भी चेंज होता है तो 49 रुपीज़ आपके पूरे लॉट में कम हो जाएंगे, ठीक है। और पुट बाय करके रखे हो, टाइम डीके बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, टाइम डीके इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो यहाँ पे पुट भी आपका, ये डेल्टा भी आपका नेगेटिव में जा रहा है। मतलब आप जितना आपका टाइम जाएगा उतना आपका डेल्टा भी है वो भी कम होते जाएगा, मतलब आपका प्रीमियम प्राइस जो है वो घटते जाएगा। बढ़ेगा क्या, सिर्फ बढ़ेगा सिर्फ आपका वेगा। तो वेगा के बढ़ने के वजह से ये वाला फैक्टर जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप गैमा देख सकते हो 0.009, मतलब बहुत ही कम बढ़त होने वाली है, ओके। अब थीटा देख लो, सेल वाले के लिए थीटा पॉजिटिव है और बाय वाले के लिए थीटा नेगेटिव है। मतलब एक दिन के लिए भी मैं इसको रखता हूँ, देखो मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है, 7.2K, ये मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है। मैं इसको जितना दिन के लिए रखूँगा, पर डे मेरा 926 रुपीज़ कम होने वाला है। तो बाय करके रख देना ऑप्शंस को, ये आप कब कर सकते हो, जब आपकी एक्सपायरी बहुत दूर है। जब एक्सपायरी नज़दीक है तब आप नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ और कम, ठीक है, मैं और कम स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लो स्ट्राइक प्राइस कम हो गई, कैपिटल तो मेरा उतना ही लग रहा है लेकिन मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब जितना ये नीचे जाएगा, ठीक है, जितना निफ्टी नीचे जाएगा उतना आपका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। ये वैल्यूज़ तो इधर के इधर वैसे के वैसे ही है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे जितना प्राइस बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है, उतना आपको प्रॉफिट मिलते जा रहा है। ये देख लो 9,000 पे ही रहा, फॉर एग्जाम्पल 9,149 अभी करंटली लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। अगर ये 9,000 के पास ही पहुंचा तो क्या हो जाएगा, तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये आपको सिर्फ आपका अंदाज़ा आपको दे सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ये आज के दिन के लिए एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना वीडियो यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। सॉरी गाइज, ऑलरेडी 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो जा चुका है, बट ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज कॉल्ड एज ओपन इंटरेस्ट, ओके। ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट आपको इंडिकेट करके देता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो गए हैं बाइंग के लिए। मतलब सामने से सेलर ने इतने सारे यूनिट्स आपके लिए ओपन करके रखे हैं, अब आप इसमें आपका इंटरेस्ट दिखाओ और इसको बाय करो, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन आप ख़रीदना चाहते हो लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट रह के फ़ायदा क्या है? जब सामने से मैन्युफैक्चरिंग होके आपके पास आएगा प्रोडक्ट, तब जाके आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे और उसको खरीद पाओगे। दिस इज कॉल्ड एज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली क्या दिखाता है कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट सेल हो चुके हैं, ये आपके लिए रेडी है, आप इसको बाय कर सकते हो। सो दिस इज ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करें? देखो गाइस, पुट आप सेल कब करोगे? पुट आप तब सेल करोगे जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल आप कब सेल करोगे? कॉल आप तब सेल करोगे जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, ओके। तो मार्केट जिस प्राइस से नीचे आने वाला है वो हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। सो कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको रेजिस्टेंस लेवल बताता है और पुट का ओपन इंटरेस्ट आपको सपोर्ट लेवल बताता है, ठीक है। मतलब नीचे गिर गिर के भी इस लेवल तक ही गिर सकता है जहां पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ फॉर पुट, और ऊपर जा जाके भी उतना ही जा सकता है जितना कॉल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। सो गाइज, इस चीज़ को हम लोग समझ के ले लेंगे बेस्ड ऑन चार्ट्स। यहाँ पे चार्ट्स में मैं आपको समझा दूंगा। देखते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ऑप्शन चेन
जब आप ऑप्शन चेन टाइप करते हो आपको NSE इंडिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप ऑप्शन चेन में आप निफ्टी का ऑप्शन चेन सर्च कर सकते हो या कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन चेन सर्च कर सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी। हम लोग निफ्टी को कंसिडर करेंगे क्योंकि बहुत देर से निफ्टी की बात कर रहे हैं। अब ये हो गई 30 अप्रैल की एक्सपायरी, हम लोग इस हफ्ते की बात करेंगे। अब गाइज यहाँ पे देख लो, ये जो भी आपको येलो कलर में दिख रहे हैं वो सारे के सारे येलो कलर के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है? तो वो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, नीचे लिखा हुआ रहता है। ये क्या हो गया? ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब ये हो गया एट द मनी, जो करंटली चल रहा है वो ये एट द मनी है। अब गाइज यहाँ पे देख लो, ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखता है, ये एक ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये एक बड़ी वैल्यू हो गई। सो 29,77,500 ये ओपन इंटरेस्ट किसका है? तो ये ओपन इंटरेस्ट पुट्स का है। तो ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा या रेजिस्टेंस का? तो हम लोग ने अभी देखा ये किसका काम कर रहा है? सपोर्ट का काम कर रहा है। तो सपोर्ट का काम कर रहा है, तो सपोर्ट क्या है करंटली निफ्टी के लिए? 9,000 रुपीज़। मतलब ये हफ्ते में निफ्टी अगर नीचे गिरता भी है तो जब तक यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इतना स्ट्रांग है, मतलब लोगों का कहना क्या है कि भाई 9,000 के नीचे नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखती है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आप देख सकते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम हो चुका है, मतलब पहले ये बहुत ज़्यादा था, अभी 4 लाख से कम हो गया है। मीन्स देर आर पीपल हु थिंक्स कि भाई 9,000 के नीचे जा सकता है, इसके लिए उन्होंने उनके यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट जो सेलिंग के लिए रखे थे उन्होंने निकाल लिए। देखो ऑप्शन सेलर के हिसाब से सोचोगे तो आप बहुत पैसा कमाओगे, ठीक है। ऑप्शन सेलर को बस इतना ही पता होना जरूरी है कि मार्केट कहाँ नहीं जाने वाला। जैसे अभी ऑप्शन सेलर, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मुझे अगर ये चीज़ मालूम है कि भाई मार्केट कुछ भी हो जाए 9,000 क्रॉस नहीं कर रहा, करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं 9,000 की स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसा लगने लग गया मार्केट को देख के कि नहीं भाई शायद से 9,000 क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स क्या कर लेंगे, अपना पैसा वहाँ से निकाल लेंगे। मतलब पहले जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, अगर ये प्राइस और बढ़ते गई और ये घटते गया तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो हटते जाएगा, कम होते जाएगा। अब देखो इसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन बन रहा है, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये है, लेकिन यहाँ पे बढ़त ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे बढ़त ज़्यादा हो गई है, तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन कौन से हो गए? देख लो 9,500 पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, तो 9,500 पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और एट द सेम टाइम 9,400 पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 9,300 के लेवल पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ये हो गए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अगर हम निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व भी करते हैं, मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हमने अभी जस्ट देखा कि कौन सा अच्छा खासा लेवल था, 9,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया था। आप देख लो, सॉरी ये इसको हटा दूँ, ये देख लो 9,300 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया था। आप निफ्टी का चार्ट देख लो, यहाँ पे देख लो 9,300, मार्केट 9,300 के करीब पहुंचा लेकिन 9,300 को क्रॉस नहीं किया। देख लो, ये कल के दिन की हालत है, मतलब फ्राइडे के दिन की हालत है। मार्केट ट्राइड, निफ्टी ट्राइड टू रीच एट 9,300, बट इधर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इधर से ही गिरावट आ गई। सो दिस इज हाउ यू कैन सर्च फॉर योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अगर आपको चार्ट्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट आप ऑप्शन चेन के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि आपने सच में ये वीडियो को अच्छे से समझ, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने मिली होगी। अगर सीखने मिली है गाइज तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। समझाना तो बहुत सारी चीज़ें चाहता हूँ, पर बोलते हैं ना टाइम का लिमिट भी बहुत है, मतलब टाइम लिमिटेशंस बहुत है। जितना एजुकेशन दे सकता हूँ, हर संडे को मैं एजुकेशन एक वीडियो बनाऊँगा। रेगुलर मेरे वीडियोस में, ट्रेडिंग वीडियोस में, ट्रेडिंग सेटअप के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे भी बताते रहता हूँ, बट रेगुलर बेसिस पे, रेगुलरली संडेज को आई ट्राई टू कम अप विद अ
new educational video every Sunday. So I just hope guys you are liking this video. Please if you are new to the channel, please subscribe the channel. आप सब्सक्राइब करोगे, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वीडियो पे लाइक कर देना, जितने लाइक करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा. गाइज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑप्शंस के बारे में, मैं बस अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. ऑप्शंस के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, और नेक्स्ट संडे तब मैं आपको ऑप्शंस के ऊपर ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा. मतलब ये जो आने वाला हफ्ता है, आई विल बी मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडिंग विद ऑप्शंस एज वेल. तो मैं ऑप्शंस के साथ ट्रेडिंग करके भी आपको दिखा दूंगा. सो लेट्स सी गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे. वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.